हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, ये जो चैप्टर है हमारी और ये जो अकाउंटिंग टर्म्स हमारी, दीज आर वेरी सिंपल वन, बट इनकी मीनिंग क्या होती है हमारे अकाउंट्स में, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मीनिंग, फंडामेंटल, बेसिक्स बहुत जरूरी है आपके लिए। यही आगे अकाउंट्स में यही टर्म्स तुमने यूज करनी है। देखो क्या मीनिंग होता है। लाइक नंबर वन, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस ट्रांजेक्शंस? क्या होते हैं ये? A business transaction is an event which can be expressed in terms of money. Means a monetary transaction, it must be. Economic activity, it must be. Then it is called business transaction, which bring change in the financial position of a business or enterprise. Number two, assets क्या होती हैं हमारी? Very simple way में assets क्या होती है? Assets are the variable resources owned by a business which are acquired at a measurable money cost. Means all valuable resources which can be converted in money, they are the assets. वो हमारी assets होती हैं। मनी कॉस्ट पे हमने इनको एक्वायर करा हुआ है। हमारी दो एसेट्स होती हैं, देखो, नॉन करंट और करंट एसेट्स। Non-current assets are those assets which are intended to remain in business for use, not for sale. ये जो assets होती हैं ये हमारे बिजनेस में यूज के लिए होती हैं, सेल के लिए नहीं होती। These are the non-current assets. Like building है, machines, furniture, all these are the non-current assets. फिर आती है हमारी current assets. Current assets are those assets which are meant for sale, which can be converted into cash within 1 year. जो भी हमने एक साल में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, they are our current assets. अब नॉन करंट में हमारे पास दो होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल मीन्स सिंपली विच हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर द टेंजिबल. बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर. Intangible assets does not have the physical existence. फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इनकी, ठीक है. पेटेंट राइट्स हो गए हमारे पास, कॉपी राइट्स, दिस काइंड ऑफ द एसेट्स. थर्ड आती है हमारी लायबिलिटीज. लायबिलिटीज क्या होती है हमारी? डेब्ट ड्यू बाय ए बिजनेस टू इट्स प्रोपराइटर एंड अदर्स आर नोन एज लायबिलिटी. मीन्स जो भी बिजनेस ने पे करना है, किसे पे करना है? प्रोपराइटर को. प्रोपराइटर को क्या पे करना है? कैपिटल. जब भी बिजनेस एंड करेगा वो, तो कैपिटल, प्रोपराइटर एंड अदर्स, आउटसाइडर को जो पे करना है. ऑल दीज आर लायबिलिटीज. मीन्स जो मिलना है एसेट्स और जो पे करना है हमारी लायबिलिटी. ऐसे लायबिलिटीज दो होती हैं हमारी, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज which is payable after a long period, means more than 1 year. That is our non-current liabilities. हमने लोन ले रखे हैं बैंक से, बैंक लोन, डिवेंचर, non-current liability. And current liabilities are those liabilities which are to be paid within a year. जो भी हमने एक साल में पे करना है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, this kind of the liabilities are current liabilities. अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कैपिटल. देखो कैपिटल क्या होती है हमारी? व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल? जो पैसा हमने इन्वेस्ट करा है, हमने मीन्स प्रोपराइटर ने जो पैसा इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, दैट इज अवर कैपिटल. नेक्स्ट वन इज द रिसिप्ट. नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट. रिसिप्ट क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज. जो भी हमने सेल करी एसेट्स की या गुड्स की या सर्विसेज, उससे जो मिलना है, दैट इज द रिसिप्ट. हमारी दो होती हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल. रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, लाइक इंटरेस्ट ऑन एफडी हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, दे आर द रेवेन्यू रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर. इनके अलावा जो होती है हमारी, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल हमने बिल्डिंग सेल करी, क्या हो गई वो?
कैपिटल रिसिप्ट हो गई हमारी बिल्डिंग सेल। तो ये हमारी रेवेन्यू हो गई, रिसिप्ट हो गई। अब आता है हमारा एक्सपेंडिचर। देखो व्हाट डू मीन बाय द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट ऑन लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। हमने कोई एसेट्स परचेज करी है, पेमेंट नहीं करी या पेमेंट कर दिया है बट लॉन्ग पीरियड के लिए हो, एसेट्स खरीदी हमने या लायबिलिटी मीन्स लोन ले रखे हमने, गुड्स और सर्विसेज, दैट इज द एक्सपेंडिचर। इस सब पे जो हम इनकर्ड कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द एसेट्स। हमने कोई एसेट्स परचेज करी है और इम्प्रूविंग द एसेट्स, improving the existing assets which will increase the earning capacity of the business। वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। हमने मशीन परचेज करी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने उसका इंजन रिपेयरिंग करवा दिया है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is the expenditure incurred whose benefit is consumed within the accounting period। सिर्फ अगर एक ही साल के लिए हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, दैट इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने रेंट पे करा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब थर्ड आता है इसमें, देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय नेचर, these are the revenue expenditure by nature, but benefit of such expenditure derived over a number of years। long period तक इसका benefit मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, बिग अमाउंट इज स्पेंड ऑन इट्स एडवर्टीजमेंट, तो उसका बेनिफिट हमें आने वाले ईयर्स में मिलता है। दैट इज अवर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंस क्या होता है? ये तो गई हमारी एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपेंस? जो एक्सपेंस क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। तो हमारे दो टाइप के होते हैं, वन इज द प्रीपेड एंड वन इज द आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड होता है दैट हैज बीन पेड इन एडवांस एंड बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, दैट इज प्रीपेड। और जो हमने पे करना है, इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड, स्टिल वी हैव टू पे। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हमारे आउटस्टैंडिंग हो गए। हमने रेंट नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया, प्रीपेड रेंट हो गया। तो ये हो गया हमारे एक्सपेंसेस। अब आते हैं हमारी इनकम। इनकम क्या होती है? देखो, इनकम मीन्स डिफरेंस ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज द इनकम। जो हमारी रेवेन्यू हो रही है, जो मिल रहा है, और जो हमारी कॉस्ट आ रही है, डिफरेंस इज इनकम। ऐसे ही प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्नड बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दीज आर द एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द बिजनेस। बिजनेस के जो चलाने की वो हमारे खर्चे होते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। अब इसमें दो प्रॉफिट होते हैं, वन इज द ग्रॉस एंड वन इज द नेट। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम द सेल या सर्विसेज एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। जो उसकी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उनका डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। जो हमारी टोटल रेवेन्यू है उसमें ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस वी आर डिडक्टेड, दैट इज अवर नेट प्रॉफिट। नाउ गेन। गेन क्या होता है? देखो गेन, देखो एक होता है प्रॉफिट, एक होता है गेन। नॉर्मल बिहेवियर में दोनों एक ही मान लेते हैं, बट इन अकाउंट्स हमारा डिफरेंट होता है। ये चीज, प्रॉफिट अलग है और गेन अलग है। गेन इज द प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम
ट्रांजेक्शंस विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। अगर हमारा रिकरिंग ट्रांजेक्शन से हो रहा है तो वो तो होता है प्रॉफिट, और नॉन रिकरिंग से जो होता है वो क्या होता है, गेन। हमने सेल करी है एसेट्स की, उस पर हमें प्रॉफिट हो गया, दैट इज अवर गेन, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। हमने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, उससे पैसा अर्निंग हो गई, दैट इज अवर गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, इस पे ये तो हो गया हमारा गेन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट वन इज द लॉसेस। लॉस क्या होते हैं हमारे, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉसेस? अगर हमारी रेवेन्यू ज्यादा है इट इज कॉल्ड प्रॉफिट, और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं देन इट इज कॉल्ड लॉसेस। मीन्स लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो लॉस, अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द परचेज। तो परचेज क्या होती है? The term purchase is used only for the purchase of goods in which the business deals. This is the main thing. In which the business deals. ठीक है, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। तो जो भी हमने गुड्स परचेज करे हैं, जो भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर क्या हो गया, हमारा गुड्स हो गया। लेकिन अगर हमारी क्लॉथ मर्चेंट की शॉप है तो उसके यहाँ जो फर्नीचर है वो एसेट्स होगी, तो उसके लिए गुड्स क्या हो गया है, क्लॉथ, जो हमने कपड़े परचेज करे। ठीक है, तो जिसमें बिजनेस डील करता है दैट इज परचेज। परचेज रिटर्न, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, जिससे परचेज करा उसे रिटर्न कर दिया ड्यू टू एनी रीजन, सो मेनी रीजन आर देयर फॉर, वो हमारी परचेज रिटर्न आ गई। अब सेल्स, सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, देन इट इज सेल। देखो हमने किसी को सेल करी है, उसने अभी अप्रूवल नहीं भेजा, देन इट इज नॉट द सेल्स। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, देन इट इज ओनली सेल्स। हम गुड्स की सेल कर रहे हैं चाहे सर्विसेज की। सेल्स रिटर्न, when sold goods returned by purchaser it is called sales। जिसने परचेज करे थे वो वापस रिटर्न कर रहा है, सेल्स रिटर्न हो गई हमारी। नाउ गुड्स, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, इट इज गुड्स। हमने परचेज करा है, लेकिन क्यों परचेज करा है? सेल करने के लिए, देन इट इज गुड्स। अगर वो सेल नहीं कर रहा तब वो गुड्स नहीं है। स्टॉक क्या होता है हमारा? What do you mean by the stock? Stock is a tangible assets. Tangible assets देखो मैंने बताई थी, tangible assets में which has a physical existence. Tangible assets held by an enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business, then it is called stock। जो सेल के लिए हमारे पास है अवेलेबल। हमारे दो टाइप के स्टॉक होते हैं, एक तो होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक और एक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो हमारे पास है दैट इज द ओपनिंग स्टॉक। एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर जो हमारे पास है दैट इज और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दो स्टॉक होते हैं। अब आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? It is the amount receivable for the sale of goods or services rendered। जो भी अमाउंट हमें मिलना है किससे? सेल करिए हमने, या गुड्स की सेल करिए या सर्विसेज रेंडर करिए। इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर ऑफ द एंटरप्राइज, दैट इज आवर ट्रेड रिसीवेबल। इसमें हम दो इंक्लूड करते हैं, वन इज द डेटर, वन इज द बिल रिसीवेबल। डेटर इज अ पर्सन और party who owes amount to the enterprise against credit sale। हमने उससे पैसे लेने हैं, that person is our debtor। क्यों लेने हैं?
कि हमने उसे क्रेडिट में सेल कर रखी है गुड्स की, वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज अवर डेटर। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है? तो बिल रिसीवेबल मींस ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ए डेटर। इस डेटर पे हमने बिल लिख दिया, उसने एक्सेप्ट करके हमें दे दिया, इट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। अब वो डेटर नहीं रहा, अब हमारी एसेट्स कौन सी हो गई? बिल रिसीवेबल हो गई। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर, दैट इज बिल रिसीवेबल। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं हमारे ट्रेड पेबल। मिलना है रिसीवेबल, पे करना है ट्रेड पेबल। इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज। गुड्स परचेज करें हमने, सर्विसेज, उसके लिए जो भी पे करना है दैट इज अवर ट्रेड पेबल। तो ये भी दो होते हैं हमारे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर क्या होते हैं? देखो, जिससे मिलना है, लेना है हमने, डेटर। क्यों लेना है? क्रेडिट सेल्स के लिए। जिसे पे करना है, क्रेडिटर। क्यों पे करना है? फॉर क्रेडिट परचेज के लिए, क्रेडिट परचेज, दैट पर्सन इज अवर क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज टेकन। चाहे हमने सर्विसेज लिए हैं, चाहे हमने गुड्स परचेज करे हैं, दैट पर्सन इज अवर क्रेडिटर। अब आता है हमारा बिल्स पेबल। व्हाट डू मीन बाय द बिल्स पेबल? देखो, बिल्स पेबल क्या होता है हमारा? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है हमारा? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज accepted by person which will be payable on a specific date in future। तो हम किसे एक्सेप्ट करें? हम क्रेडिटर्स को। अब ये क्रेडिटर्स नहीं रहे, बिल हो गए, पे बिल, हमने पे करना है। नेक्स्ट हमारी आती है वाउचर। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन लाइक कैश मेमो, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, ऑल दीज आर द वाउचर्स। ठीक है, मीन्स मेनली दिस इज द एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन कि हमने ये ट्रांजेक्शन करा है। ठीक है, ये हमने कैश मेमो, बिल का है, डेबिट नोट का है, क्रेडिट नोट का, ऑल दीज आर द वाउचर्स। देखो, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट क्या होती है? नॉर्मली हमें कहते हैं डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स from the amount to be paid by the customer, that is the discount। अब ये डिस्काउंट हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप की होती है? देखो, वन इज द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होती है व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे जो फिक्स परसेंटेज सेलर देता है, दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट। देखो, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हम बुक्स में, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस। जो हमारा इनवॉइस होता है उसमें से कम कर देते हैं। ठीक, तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इनवॉइस में से डिडक्ट कर देना है। अब आती है हमारी कैश डिस्काउंट। सेकेंड, कैश डिस्काउंट क्या होती है? व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। मीन्स ये जो डिस्काउंट हम देते हैं, ये डिस्काउंट देते हैं कि कस्टमर हमें टाइम पे पेमेंट कर दें। फॉर दैट, फॉर एग्जांपल, हमने जब सेल करी है उस टाइम पे ही हमने उन्हें कह दिया कि फॉर एग्जांपल 5% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 1 वीक। तो ये डिस्काउंट हम तभी देंगे, कैश डिस्काउंट, अगर वो 1 वीक में पेमेंट कर। एक और डिस्काउंट आती है हमारी, दैट इज द क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट देखो क्या होती है? ये डिस्काउंट होती है व्हेन गुड्स आर परचेज इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, लाइक 2 पेन के साथ में एक फ्री। तो ये फ्री वाला तभी मिलेगा व्हेन वी आर परचेजिंग 2 पेन्स, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिस्काउंट। लेकिन ये पूछी नहीं जाती हमारे एग्जाम में। अब आती है हमारी एंट्री। व्हाट डू मीन बाय द एंट्री? A transaction or event
व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, इवेंट्स हैं, बिजनेस इवेंट्स हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, व्हेन वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो ये एंट्री हो जाती है। अब कैसे रिकॉर्ड करनी है एंट्री, ये आगे आएंगे हमारे चैप्टर में। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होते हैं देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया निकल जाना किसी का, कोर्ट दिवालिया डिक्लेयर कर देता है। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज which is not in a position to pay its debt। जब भी कोई फॉर एग्जाम्पल हमारा डेटर है, वो पे नहीं कर पा रहा है, आफ्टर सम टाइम जब वो बार बार भी वो रिमाइंडर के बाद भी पे नहीं करेगा, इट विल गो इन द कोर्ट एंड देन कोर्ट डिक्लेयर द इंसॉल्वेंट। मीन्स व्हेन लायबिलिटीज एक्सीड द एसेट्स, अगर उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है एसेट से, देन द पर्सन और द एंटरप्राइज इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज ए पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन ए पोजिशन टू पे ऑफ इट्स डेट। अगर वो आराम से पे कर रहा है इजीली, देन द पर्सन और द बिजनेस इज सॉल्वेंट। नहीं पे कर सकता, इंसॉल्वेंट। अब आते हैं रिबेट। देखो रिबेट और डिस्काउंट एक जैसे हैं बट लिटिल डिफरेंस। Rebate, it is reduction in the price allowed by seller of goods. See this word, after the goods have been sold। हमने सेल कर दिए हैं, उसके बाद रिबेट होती है। डिस्काउंट पहले होती है, ये उसके बाद आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स से तो हमने उसको रिबेट दे दी कस्टमर को, दैट इज कॉल्ड रिबेट। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स होता है जो पैसा हमारा मारा जाता है, दैट मनी इज कॉल्ड बैड डेट्स। किस पे होता है? डेटर पे होते हैं। बैड डेट्स, इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। जो डेटर हमारे पे नहीं कर पाते, दे आर कॉल्ड बैड डेट्स। ये पैसा मिलेगा नहीं हमें, हम बट्टे खाते में डाल देते हैं इसको, बैड डेट्स अकाउंट में। अब आ जाओ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। जो भी रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, दैट इनकम इज कॉल्ड रेवेन्यू। रिकरिंग मीन्स कंटिन्यूअस। अगर मैं शेयर्स में काम कर रहा हूं तो वो शेयर से मेरी क्या हो रही है? रेवेन्यू हो रही है। मीन्स कंटिन्यूअस, नॉट इरेगुलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स के। टर्नओवर, बिजनेस में टर्नओवर क्या होता है हमारा? टर्नओवर मीन्स सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो हमने सेल करी है, दैट सेल इज टर्नओवर। ये तो हमारी मेन बेसिक टर्म्स होगी। 28 ये प्लस इनके सब पार्ट्स मैंने बताए हैं तुमको। इसके अलावा भी कुछ होती हैं, वो तुम बुक में बहुत इजी वे में दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ हमारे जैसे डेप्रिसिएशन है, ये आगे चैप्टर में भी आते रहेंगे, और कुछ अगर एक दो और है तो वो भी यू कैन आस्क इफ समथिंग इज देयर। डेप्रिसिएशन होता है एनी डिडक्शन इन द प्राइस ड्यू टू एनी रीजन। जो हमारे एसेट्स की वैल्यू होती है, प्राइस कम हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेट्स इज द डेप्रिसिएशन। अब ये हमने बेसिक टर्म्स करी, दीज बेसिक टर्म्स वी हैव डन, और ये बहुत अच्छी तरह से तुमने कर लिया। देखो डिफरेंट बुक से मैंने ये बनाया हुआ है, और बहुत इजी वे में बनाया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बेसिक टर्म। अगर आप बुक में से पढ़ोगे इसी चीज को तो काफी डिफरेंट तुमको लगेगा डिफरेंट बुक्स में। बट ये जो मैंने तुमको करवाई हैं, दीज आर इन ए वेरी सिंपल वे, जितने सिंपल वे में हो सकते हैं वो मैंने करवाई है। आपको इनको अच्छी तरह से करना है, बेसिक टर्म्स को सारी जो आज हमने करी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।